आज वो नेता निराश होंगे जो चुनाव के दौरान कहते थे लिखकर ले लो 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो नेता हताश होंगे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एनडीए में घमासान होगा और मोदी की जगह कोई और होगा। अब वो कह रहे हैं कि मोदी गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे। इसका जवाब आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दे दिया। दोनों ने कहा कि देश के विकास के लिए मोदी सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के नेता एनडीए को नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस बताने लगे तो मोदी ने याद दिला दिया कि एनडीए की इस बार जो सरकार बनी है वो अब तक की किसी भी अलायंस सरकार में से सबसे मजबूत सरकार है। और यह बात सही है कि जब 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के पास 145 एमपीज थे और जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के 206 सांसद थे। अब इस अलायंस सरकार में बीजेपी के 240 एमपी हैं। मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि पहली की तरह अटकलों और अफवाहों और मिडिलमैन का दौर अब नहीं आने देंगे। न तो मोदी का सरकार चलाने का तरीका बदलेगा, न तेवर न अंदाज। एक बात और, मोदी के इस बार प्रधानमंत्री बनते ही बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। वो इश्यूज जो राहुल गांधी और उनके साथियों ने चुनाव के दौरान उठाए थे। एक तो ये कि भारत में लोकतंत्र को न कोई खतरा था, न है और न कभी हो सकता है। दूसरा, ईवीएम में न कभी कोई गड़बड़ी थी न की जा सकती है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन न किसी को चुनाव जिता सकता है न हरा सकता है, वो सिर्फ चुनाव करवा सकता है। और चौथी बात यह कि 10 साल के इंतजार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार इतनी सीटें हैं कि वो नेता विपक्ष बना सके। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यह संदेश गया है। इसके लिए देश की जनता का आभार मानना चाहिए। अगर इस बार फिर बीजेपी 300 पार कर लेती तो ये सारे डाउट, ये सारे सवाल यूं के यूं बरकरार रहते। अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत में डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, भारत में चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं, सारे शक शुबे अब हमेशा के लिए दफन हो गए और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने बताया कि प्रेसिडेंट ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है और शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट मांगी है। इसका प्रोसेस चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के घटक दोनों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग में राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों मौजूद थे। तीनों नेताओं ने जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से बात की और इसके बाद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजित पवार और छगन भुजबल जेपी नड्डा के घर पहुंचे। इसके बाद नड्डा और राजनाथ ने एकनाथ शिंदे से भी बात की। फिर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी और चिराग पासवान भी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह से अलग अलग मिलकर अपनी इच्छा उन्हें बताने के लिए गए। अब इन मीटिंग्स में क्या हुआ, किसकी क्या मांग है, बीजेपी कितनी मांग पूरी कर सकती है, मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी का क्या फॉर्मूला निकाला गया है जिस पर काम हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, आज तो मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा, किसे क्या विभाग मिलेगा, इस पर कोई कयास लगाने की, अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी होगी, क्या इसका कोई फॉर्मूला बना है, कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल रजत जी, 2 दिन पहले इंडिया टीवी ने जिस खबर को दिखाया था, आज एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर मुहर लगाई है। 2 दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि ये जो भी चल रहा है शर्त और अलग अलग मंत्रालय और ये डिमांड टीडीपी ने रखी, ये जेडीयू ने रखी, वो महज कोरी कल्पना है, अटकलबाजी है।
उसी चीज़ को पीएम ने बताया। दूसरी चीज़ की जो जानकारी सामने आ पाई अब तक, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के किस राज्य से कितने मंत्री हो सकते हैं, कल इस पर निर्णय लिया जा चुका है। आज जो जेपी नड्डा के घर सहयोगी दल के जो लोग पहुंच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल को लेकर ही पहुंच रहे हैं और एक एक करके इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। और जब उन्हें बुलाया गया तो उनसे पहले पूछा जाता था कि उनकी क्या अपेक्षा है और फिर उसके बाद वो अपनी बात बताते थे और बीजेपी की तरफ से भी वो बात बता दी गई है। और उसमें जैसे शिंदे गुट हो, एनसीपी हो, जेडीएस हो, कर्नाटक से एक एक मंत्री इन लोगों को दिया जाएगा, आरएलडी एक मंत्री दिया जाएगा, अनुप्रिया पटेल के लिए एक मंत्री दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ों को बता दिया गया है। चिराग पासवान भी उसमें शामिल हैं, लेकिन व्यक्ति कौन होंगे और क्या किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले के आधार पर ही इन सारी चीज़ों को तय किया जाएगा जहां पे ज़्यादा सांसद हैं, उसके बाबत रजत जी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और जो लोग भी मिलने जा रहे हैं, जो नेता, उनको एक खास हिदायत दे दी जाती है कि क्योंकि 1-to-1 ये मुलाकात है, यानी कि 3 नेता बीजेपी के जो कि बड़े नेता हैं और उसके अलावा जो सहयोगी दल के जो नेता हैं वही जा रहे हैं, तो अगर ये बात बाहर गई तो समझा जा सकता है कि ये बात कहाँ से बाहर जाएगी और ये बात होनी नहीं चाहिए। और उस लिहाज से जो लोग भी वहाँ से, जो नेता वहाँ से मिलकर निकले हैं, वो एकदम से टाइट लिप्ड रह रहे हैं। बहुत पड़ताल करने के बाद बस ये बताया गया कि हाँ, मंत्रिमंडल को लेकर ही बातचीत हुई है। उनमें से एक दल ने ये भी ज़रूर बताया कि उनकी इच्छा है, जो इस बात को उन्होंने कहा भी कि अगर कृषि मंत्रालय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन समझा जा सकता है कि ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अब इस कवायद के बाद अब ये बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर देंगे और उसके बाद पीएम मोदी अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे। एक चीज़ और जो संकेत मिल रहा है, उस संकेत के हिसाब से कैबिनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें एलाइज का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि उसकी जो प्रकृति है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे महिला प्रतिनिधित्व तो उसमें दिया गया है सीसीएस में, हमें इस बात की जानकारी दी गई कि वो वैसी ही प्रकृति आगे भी जारी रहेगी और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, ना ही कोई एलाइज का कोई प्रतिनिधि उसमें दिखेगा। बाकी जो मंत्रिमंडल है और उसमें जो मंत्रालय हैं वो एलाइज के बीच उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। रजत जी, देवेंद्र, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी क्या है, परेशानी क्या है, खबरें निकल नहीं रही हैं और मोदी जी ने आज कह दिया तो उसके बाद तो और भी मुश्किल है, तो अटकलें लगाने का लाभ नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे नरेंद्र मोदी जब मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।